तो हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सर आप हिंदी साहित्य पढ़ाइए, हिंदी व्याकरण पढ़ाइए, गद्यांश पढ़ाइए, आप हमें कह रहे थे। तो आज वो समय आ गया है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज सबसे पहले आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन, कितना कितना क्वेश्चन और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए सबसे पहले। अभी हम तुरंत आपको स्क्रीन पर लेकर के चलेंगे, पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा। जब एक बार पूरा प्रीवियस ईयर, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज पूरा व्याकरण और पूरा साहित्य का हम आपको पढ़ाते जाएंगे। पहले ये तो देख लीजिए लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन में दम क्या है। उसके बाद हम लोग उस तरीके से पूरा टॉपिक वाइज एकदम तैयारी करते चलेंगे। पर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं। तो आइए हमारे स्क्रीन पे अब हम देखते हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा और आप उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। नीचे तुरंत जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तुरंत उत्तर लिखिएगा अगर आता है तो आपका भी प्रैक्टिस साथ में होता जाएगा और उत्तर हम भी बताएंगे आपको, व्याख्या के साथ आपको हम बताएंगे। तो आइए अब चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो हाँ नमस्कार दोस्तों, अब देखिए आप लोग को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीआरई 3 का ये प्रश्न है। तो इसमें आप देखिए हिंदी का ये पारिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। होनोरेरियम का हिंदी पर्याय क्या है? उपादेय, सम्मानित, मानदेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देख रहे हैं यहाँ 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ये 5 ऑप्शन में से आपको छांट करके बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप लिखिए कमेंट में क्या होगा इसका उत्तर। इससे आपका भी प्रैक्टिस होते जाएगा और सही उत्तर की भी जानकारी आपको मिलती जाती है। देख लीजिए पारिभाषिक शब्दावली से है, तो आपको पारिभाषिक शब्दावली अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसका सही उत्तर होगा मानदेय। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। शुद्ध वाक्य क्या है इसमें? तो इसमें देखना है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, तुम सबसे सुंदरतम हो, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आप बताएंगे क्या होगा, जल्दी इस कमेंट में लिख दीजिए। ABCD कोई लिख दीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी दोस्तों, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। अब यहाँ आप देखिए एक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रातः काल, यहाँ समय, काल और समय 2 बार आ गया एक ही जैसा, इसलिए गलत हो गया, अशुद्ध वाक्य है ये। सबसे और सुंदरतम ये दोनों एक साथ यूज नहीं होता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, ये शुद्ध वाक्य है। अब आगे चलते हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है दोस्तों कि तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, लगभग 12 रचना है। तो 12 रचनाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसीलिए तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कौन सा रचना नहीं है ये बताइए। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, रामचंद्रिका नहीं है। ये रामचंद्रिका है केशव दास का रचना। केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, उन्हीं की रचना रामचंद्रिका। इसका प्रकाशन 1601 ईस्वी में हुआ। ये सब भी पूछ सकता है, हो सकता है बाद में आपसे, तो इसलिए बता रहा हूँ। कवितावली और विनय पत्रिका दोनों तुलसीदास की रचना है और कवितावली और विनय पत्रिका दोनों ब्रज भाषा में लिखा गया है। आप याद रखिएगा, ये कभी भाषा संबंधित भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कवितावली किस भाषा में लिखा हुआ है। तो तुलसीदास अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे, और लेकिन सूरदास जो हैं वो सिर्फ ब्रज में लिखते थे। तो आपको याद होना चाहिए कवितावली और विनय पत्रिका दोनों किस भाषा की कविता है, ये तुलसीदास की है, ब्रज भाषा की, याद रखना है। अब हम लोग चलेंगे 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 में है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो इसको पदबंध बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पदबंध। तो आपको याद रखना है कि एक से अधिक पद परस्पर संबंध रहता हो, एक दूसरे से संबंध रखता है, पर वो पूरा अर्थ नहीं देता है, आधा ही अर्थ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पदबंध। पदबंध आप अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम में पदबंध से प्रश्न भी आते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। थर्राती है वसुधा सारी, यह इसको देखना है। थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, अरी दल पर कूद पड़ूं, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। देखिए जिस अंदाज में मैं पढ़ा हूँ इससे आपको लग रहा हो ये वीर रस की कविता है। किस रस की कविता है? तो वीर रस। ये वीरता का भाव यहाँ आ रहा है, तो इसलिए इसको वीर रस कहेंगे। रस को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि रस से आपके एग्जाम में करीब 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। देख रहे हैं, इसीलिए देखिए मैं आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। आपको देखिए दिख रहा है सब कुछ। अब आगे चलते हैं 76 नंबर में। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? 76 में देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा बताइए जल्दी इस कमेंट में। तो इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा। अब देखिए शोक किसका होगा? करुण रस का होता है स्थायी भाव शोक। और क्रोध किसका होगा? क्रोध होगा रौद्र रस का। अब चलिए अब आगे चलते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार भी आपको करके व्याख्या करके देते जा रहे हैं कि ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 प्रश्नों की जानकारी हो जाए। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही अर्थ होगा दोस्तों चंचल मन वाला। क्या हो जाएगा? चंचल मन वाला। अब चलिए अब आगे चलते हैं 78 नंबर में। बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय क्या है?
बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का होगा ओरिजिनल अर्थ इसका होगा जो होगा आप जल्दी से लिख दीजिए। देखिए आपका देखिए पारिभाषिक शब्दावली से दूसरा प्रश्न है, तो देखिए आपको पारिभाषिक शब्दावली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दिवालिया है, क्या है? दिवालिया इसका अर्थ होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। 79 नंबर का प्रश्न है निर्वेद। देखिए 79 नंबर को देखिएगा, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद शांत, अद्भुत, करुण। देखिए ये रस का कितना इजी क्वेश्चन है। आपके लगभग 9 रस है, तो 9 तो उसको आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा उसका स्थायी भाव। 9 कहीं कहीं 11 दिया रहता है, कहीं 8 भी दिया रहता है, तो 8, 9, 11 तीनों सही है। भरत मुनि ने 8 रस माना था, फिर बाद में 9 रस माना गया, फिर 11 रस है टोटल। तो सबका स्थायी भाव को आप याद कर लीजिएगा। तो निर्वेद का क्या हो जाएगा? शांत। देखिए क्या हो जाएगा? शांत। अब आगे चलते हैं। तो गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों 80 नंबर में गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो जल्दी बताइए। देखिए समास से भी आपका एग्जाम में 3-4 प्रश्न होते हैं, समास को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कितना इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। गगनचुंबी का क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 81 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 81 नंबर देखिए जल्दी से। तो रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। तो अब इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। रचना, रचना लिखा हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य। रचना, रचना देखिए 3 अक्षर से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर बताना है आपको 8 भेद होते हैं। अ से अर्थ, अ से 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने? 8 याद रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है, यहाँ पे आप देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन कौन सा है? चिंतामणि है, त्रिशंकु है, मेरी असफलताएं हैं। ये तीनों में से क्या होगा बताइए? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का ये चिंतामणि होगा। क्या होगा? चिंतामणि। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें चिंतामणि आपको बता दिया। अब देखिए त्रिशंकु जो है अज्ञेय का है। किसका रचना है? त्रिशंकु अज्ञेय के निबंधों का संकलन है। और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। तो ये तीनों को हम व्याख्या करके आपको बता दिए हैं, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये जो चिंतामणि है 3 भाग में प्रकाशन हुआ है इसका अलग अलग। तो पहला, अब इतना भी विस्तार तो कर दिए। पहला का रामचंद्र शुक्ल थे, दूसरे भाग का विश्वनाथ थे, विश्वनाथ जी, और तीसरा जो है नामवर सिंह थे। अब हम लोग 83 नंबर में चलते हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो हम लोग इसको याद रखेंगे। तो देखिए छंद से प्रश्न है, तो छंद का प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद होता है, तो इसमें कितने वर्ण होते हैं मालिनी छंद में? तो 15। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है दोस्तों। तो 83 हो गया। अब हम लोग 84 नंबर में चलेंगे। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। तो हम लोग देखिए यहीं पे इसका विस्तार रूप समझ लेते हैं। यहाँ समझने का प्रश्न है। कमायनी किनकी रचना है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग विस्तार से जानेंगे। कमायनी किनकी है? जयशंकर प्रसाद की। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। ये 1936 में लिखा गया था। सरोज स्मृति किनका है? तो सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये शोक गीत है। इनकी बेटी थी सरोज, उनका ही निधन हो गया था 18 साल की उम्र में। तो उन्हीं की स्मृति में, शोक में इन्होंने एक लंबी कविता लिखी। इसी सरोज उनकी बेटी का नाम है, इसलिए कहा गया सरोज स्मृति। हिंदी साहित्य का लंबी कविताओं में है। अब बीना किनका है? सुमित्रा नंदन पंत। तो सरोज स्मृति 1935 में लिखा गया था, बीना 27 में लिखा गया था सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा ये 1942 की रचना है दीपशिखा। अब हम देखिए आपको सब कुछ विस्तार से समझा दिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं। डेपुटेशन का हिंदी पर्याय। देखिए तीसरा प्रश्न आपका है पारिभाषिक शब्दावली से, डेपुटेशन। तो डेपुटेशन का क्या होगा अर्थ बताइए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी कमेंट में कीजिए। प्रतिनियुक्ति। क्या होगा? प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन। देखिए तीसरा प्रश्न था पारिभाषिक शब्दावली का। अब आगे चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसको आप जल्दी से बताइए। तो इसका रचना का ये चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो याद रखिएगा आप। 86 के बाद 87 में चलते हैं। देखिए संधि विच्छेद का प्रश्न है ये। संधि विच्छेद, अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बताइए। देखिए इसमें यह भी बताना कि कौन सी संधि है, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा और साथ में कौन सी संधि है। कि संधि भी आप अच्छे से पढ़िएगा। आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न संधि का पूछा जाता है। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये सब पढ़ना। देखिए प्रीवियस ईयर आ रहा है। तो अभी जोड़ उदय क्या होगा? अभी जोड़ उदय। ये कौन सी संधि होगी बताइए आप लोग? ये यन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभ्युदय, यन संधि। याद रखिएगा, दोनों तरीके से पूछ सकता है आपसे। सूरदास के गुरु कौन थे? अब अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास के गुरु कौन थे? तो विठलनाथ, रामानंद, बल्लभाचार्य। बताइए तीनों में से कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। याद रखिएगा। और
अब हम लोग सूरदास बताइए, सूरदास किस भाषा में कविता लिखते थे? अभी कुछ देर पहले बताया था मैं आपको, सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे और तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषा में लिखते थे। संक्षेपण का गुण नहीं है, बताइए संक्षेपण का गुण नहीं है, क्या नहीं है? अलंकृत भाषा, पूर्णता, संक्षिप्तता। क्या है इसका सही उत्तर? क्या होगा? अलंकृत भाषा। इसका सही उत्तर क्या होगा? अलंकृत। पूर्णता और संक्षिप्तता तो इसका गुण होता ही है, पर अलंकृत भाषा इसका गुण नहीं होता है संक्षेपण का। घन आनंद, घन आनंद किस काल के कवि हैं? घन आनंद, ये देखिए कि बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रीतिकाल। किस काल के? रीतिकाल के। तो आपको याद रखना है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनका याद रखिए। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया, बताइए आप लोग नहीं कर लेंगे क्या? थोड़ा सा भी हम सब आपको बताएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे सब। 90 के बाद 91। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में, तो देवेंद्र में देखिए कौन सा संधि होगा? देव जोड़ इंद्र। तो बताइए, ये देखिए गुण संधि का उदाहरण है। कौन संधि? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो याद रखिएगा इसको, देवेंद्र। और ये कैसे, जिसमें भी देखिए ए ओ अर, देखिए देवेंद्र में क्या है? देव, ए ओ अर जहाँ भी रहता है ना, तो उसमें होता है गुण स्वर संधि। चलिए अब आगे चलते हैं। 91 के बाद 92 में, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16, 11, 13। कितना होगा इसमें? दोहा में होता है 13। दोहा में कितना होता है? 13 और 11, और सोरठा में होता है 11, 13। तो दोहा का उल्टा होता है दोस्तों, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। तो दोहा में 13 और 11 होता है, मैंने समझ गए? पहला चरण में 13, दूसरे चरण में 11, पर सोरठा में 11 और 13 होता है। यानी पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। इस तरह से याद आप रखिएगा। तो 92 के बाद आगे चलते हैं। 93 में, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सा नहीं है? कुरुक्षेत्र, यशोधरा, तुलसीदास। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें आपको बताना, एक देखिए यहाँ ऑप्शन डी में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो कौन सी रचना नहीं होगी? कुरुक्षेत्र तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, पर यशोधरा और तुलसीदास ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो यशोधरा किनकी रचना है? यशोधरा किनकी रचना है? बताइए जल्दी से। यशोधरा रचना है किनका? तो जयशंकर प्रसाद का, याद रखना है आप लोग को। तो ये यशोधरा तुलसीदास ये दोनों रचना रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो ये देखिए, आपको अगर गहराई से अध्ययन आप करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। बात आ रहा है समझ में? तो सिर्फ इसमें कुरुक्षेत्र रचना है इनकी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। फिर देखिए, खग जाने खग की ही भाषा, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी से। अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। देखिए ये इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, खग जाने खग की ही भाषा। तो अब हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। 94 के बाद 95 में, 3-13 होना। 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? बताइए जल्दी से। 3-13 हुआ, इसको हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं 95 नंबर में। तो रावण ने विभीषण को 3-13 कर दिया। 3-13 देखिए, मुहावरा लोकोक्ति को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं, देख भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पिता को आते देखकर बेटा 3-13 हो गया। पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। देखिए इसका सही उत्तर होगा, 3-13 का अर्थ होता है बिखर जाना। तो किसी का मृत्यु हो जाता है तो देखते हैं वो परिवार पूरा बिखर जाता है, तो ये 3-13 हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। 95 के बाद 96 में, भरपेट शब्द में समास क्या होगा? देखिए इसको ध्यान दीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन में भरपेट शब्द में क्या समास होगा? तो इसमें समास आपका होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव। कैसे होगा? देखिए, भरपेट, आजीवन, आमरण, इस तरह से रहे, प्रतिदिन, प्रत्येक, तो या रातों रात, दिनों दिन, इस तरह का जब प्रश्न पूछे ना तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब आगे चलते हैं 96 के बाद 97 में, कि तो मिठास दई दयो इते सलोने रूप, काव्य पंक्ति में अलंकार। देखिए अलंकार से भी प्रश्न है, तो आपको अलंकार भी दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ना है 97 नंबर में। तो अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। हम सब पढ़ाएंगे आपको विस्तार से बाद में, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, तभी तो पता चलेगा कहाँ से कितना प्रश्न पूछा है। देखिए अलंकार से इसका सही उत्तर होगा विरोधाभास। ये विरोध दर्शा रहा है। कितो मिठास दई दयो, मतलब कितना भी मिठास दे दो, इते सलोने रूप, इतना सलोना रूप है। तो ये विरोधाभास अलंकार का यहाँ भाव आ रहा है, जिससे विरोधाभास होगा। अब आगे चलते हैं। असाध बीना के रचनाकार कौन है? तो असाध बीना के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो असाध बीना के रचनाकार अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। अज्ञेय है इसका, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद, तो अज्ञेय होगा इसका सही उत्तर। चलिए अब आगे चलते हैं। कर्मवाच क्या है इसमें? बताइए कर्मवाच कौन होगा? देखिए बाच आपको पढ़ना है, बाच से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न रहेंगे, तो बाच भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कर्मवाच, कर्तृवाच और भाववाच, तीनों को। तो देखिए यहाँ पे है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता, लड़का खाता है, तो इसका क्या होगा? कर्मवाच क्या होगा? जल्दी बताइए, ऑप्शन में जल्दी दीजिए नीचे कमेंट। तो इसका ए होगा दोस्तों, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता, ये है भाववाच। कर्मवाच, कर्तृवाच, भाववाच का उदाहरण है, धूप में चला नहीं जाता। लड़का खाता है, ये तो है कर्तृवाच। और आम खाया जाता है,
तो ये क्या खाया जाता है? तो आम। तो यहाँ देखिए कर्म यहाँ पे मिल गया, कर्म क्या है? आम। तो आम खाया जाता है, इसलिए कर्मवाच हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आपको सब विस्तार से बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमसे पढ़ने में। वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वांग्मय, देखिए आगे ना संधि से फिर प्रश्न, तो आपको बताया ना करीब आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न संधि से रहेंगे, 2-3 प्रश्न वाक से रहेंगे। तो देखिए वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जोड़ मय, क्या हो जाएगा? वाक जोड़ मय। तो इसका सही उत्तर होगा वाक्मय। अब आगे चलते हैं। बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इस सब आपके एग्जाम में आगे भी आ सकता है, TRE 4 में भी। महाराज जय सिंह, महाराजा भाव सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, क्या होगा? महाराज जय सिंह। इसी पे बिहारी लाल ने एक दोहा बोला था, जब इनका अपनी नई पत्नी के साथ ये बहुत ज़्यादा उनके साथ थे, तो उसमें इन्होंने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं, विकासु यहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये दोहा इन्होंने कहा था, बिहारी लाल बोले थे अपने राजा, इन्हीं के दरबार में रहते थे ये महाराजा जय सिंह के दरबार में। चलिए अब अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य है, बताइए इसमें संयुक्त वाक्य क्या होगा? बताइए दोस्तों जल्दी से, संयुक्त वाक्य क्या होगा? बच्चे के रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 102 का। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट में करिए, 102 का बी होगा। क्या होगा? बी। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ। ये पहला है क्या चीज़ का? पहला होगा आपका साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। आपको देखिए वाक्य में पढ़ना है रचना के आधार पे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम आपको पढ़ाएंगे भी बाद में। देखिए यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न पूछता है वाक्य से, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार। तो ये दूसरा प्रश्न होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ देखिए फिर लगा हुआ, फिर जब लग गया तो संयुक्त वाक्य हो गया, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लोकोक्ति से तात्पर्य क्या है? 103 नंबर आप देखिएगा, समर्थ को नहीं दोष, समर्थ माने समर्थ, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसका सही अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति। देखिए लोकोक्ति मुहावरा सभी देखिए कितना प्रश्न आ रहा है, लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारा हम किताबों का PDF दे दिए हैं, चाहे वो वासुदेव नंदन का हो, चाहे वो यूनिवर्सल बुक का हो, सबका हम दे दिए हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। किताब अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं, आप PDF से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। समर्थ को नहीं दोष, इसका सही उत्तर होगा बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, इसका सही उत्तर ये होगा। यानी समर्थ आदमी जो है उस पर कौन दोष लगा, समर्थ कौन होता है? बड़ा आदमी। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। 104 सूरदास की रचना है, कौन सी रचना है सूरदास की? बताइए। तो आप लोग को याद रखना है, बताए थे ना सूरदास और तुलसीदास दोनों बड़े कवि हैं हमारे भक्ति काल के, तो दोनों की रचनाओं को आपको याद करना। सूरदास मुख्यतः 3 ही रचना लिखे हैं और तुलसीदास लगभग 12 रचना लिखे हैं, तो आपको दोनों को याद कर लेना है। देखिए सूरदास की रचना, इसमें क्या कौन सी रचना हो जाएगी? साहित्य लहरी। कौन सी रचना होगी? साहित्य लहरी। ये सूरदास ने लिखा है। सूरदास की 3 रचना है, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली, ये 3 रचना सूरदास की है। देखिए एक कृष्ण गीतावली और दोहावली जो आपको दिख रहा है, ये किनकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। तो अगर आप देखिए तुलसीदास की रचना याद रखेंगे तो यहाँ आपको डायरेक्ट आप पकड़ लेंगे कि कौन होगा। तो दोहावली और कृष्ण गीतावली किनकी रचना है? तुलसीदास की। ये दोनों किस भाषा में लिखा हुआ है? दोहावली और कृष्ण गीतावली, ये ब्रज भाषा की रचना, जिसमें भी बलि लगा रहेगा दोस्तों, वो तुलसीदास की रचना में वो क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। ये सब ट्रिक आपको हम बता रहे हैं याद करने का। और साहित्य लहरी, सूरदास तो ब्रज भाषा में लिखते ही थे, तो साहित्य लहरी किनकी रचना? सूरदास। पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? पेट काटना मुहावरे का अर्थ बताइएगा आप लोग। तो पेट काटना आप लोग जानते होंगे, गाँव में बोला भी जाता है, क्या कहना? कंजूसी करना। पेट काटना मने कंजूसी करना। तो ये सब कितना ईजी प्रश्न है, बहुत कुछ ईजी भी है, कुछ आपके लिए हार्ड भी हो सकता है। इनरोलमेंट नंबर का देखिए, चौथा प्रश्न आपका मतलब पूछा गया पारिभाषिक शब्दावली से, 106 नंबर का ये प्रश्न आप देखिएगा। इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय क्या है? तो नामांकन संख्या। जब आप यूनिवर्सिटी में नाम लिखाते हैं ना, तो वहाँ इनरोलमेंट नंबर होता है, तो ये नामांकन संख्या होता है इनरोलमेंट नंबर का, याद रखिएगा ये सब। आप पारिभाषिक शब्दावली अच्छे से पढ़ना है, हम सब आपको बताएंगे। कृष्ण भक्त कवि कौन है? देखिए कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, सब आपको याद रखना है। संत धारा के कवि कौन है? तो ये सब हम सब आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अभी तुरंत। 107 का क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्त कवि सूरदास, मीराबाई, रसखान। तो इसमें देखिए 107 में क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। सूरदास भी देखिए कृष्ण भक्त कवि, मीराबाई भी हैं, रसखान भी हैं, तीनों क्या हैं? रसखान देखिए मुस्लिम कवि हैं, फिर भी ये कृष्ण की आराधना करते थे, कृष्ण भगवान का। तो ये रसखान क्या हो गए? रसखान, मीराबाई और सूरदास तीनों कृष्ण भक्त कवि हैं। अब आगे चलते हैं। 107 के बाद 108, चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चयन का संधि विच्छेद, चे जोड़ अन्न, क्या हो जाएगा? चे जोड़ अन्न। अब इसको याद, अब इससे ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी संधि है?
चयन कौन सी संधि है ये भी पूछेगा। तो ये कौन सी संधि है, तो ये अयादी संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, उसके 5 भेद हैं। तो 5 में जो अयादी संधि है, अयादी संधि का ये भेद है, उदाहरण है च जोड़ अन। अयादी संधि को कैसे याद करेंगे, अय देखिए लगल है, अयादी में अय लगा हुआ है, तो यहाँ भी चय में देखिए अय लगा हुआ है। तो इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे अय। ये सब हम जब विस्तार से पढ़ाएंगे ना आपको संधि विच्छेद, तो हम बहुत मजा आएगा और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। 109 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट इसमें आप चलते हैं कि देखते हुए चलते हैं किसका क्या है डायरेक्ट। कंकाल किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ये कंकाल लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किनके द्वारा, जयशंकर प्रसाद। कंकाल जयशंकर प्रसाद। अब आगे चलिए, निर्मला, निर्मला किनके द्वारा लिखा हुआ है, ये प्रेमचंद के द्वारा। निर्मला किनके द्वारा, प्रेमचंद। और परीक्षा गुरु किनके द्वारा, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। झूठा सच, यशपाल। झूठा सच, यशपाल, याद रखिएगा। झूठा सच कौन लिखा है, यशपाल। परीक्षा गुरु, निर्मला, कंकाल सब आपको हम बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मिश्र वाक्य कौन है इसमें, देखिए संयुक्त वाक्य एक जगह पूछा था ना, संयुक्त वाक्य। अब यहाँ देखिए मिश्र वाक्य, तो आप वाक्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए आपके वाक्य से करीब 3 से 4 प्रश्न रहेंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं, औरत के आधार पर 8 भेद। तो अच्छे से पढ़िएगा। मिश्र वाक्य, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। तो देखिए इसका सही उत्तर यही होगा। कौन होगा, 19 ए होगा, क्योंकि देखिए जिसने और उसने यहाँ लगा है। जिसने और उसने जब लग गया तो जिसने उसने जो सो जैसा वैसा ये सब जब लग जाता है तो मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता है। देखिए यहाँ पे तथा लग गया, तो तथा किसका हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ये जो वह निराश होकर घर से निकला, ये किसका हो जाएगा, ये साधारण वाक्य होगा, सरल वाक्य। अब आगे चलते हैं, तो मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधु बनते। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में काव्य गुण, देखिए आपको काव्य गुण पढ़ना है। माधुर, प्रसाद, ओज, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ाएंगे हम। अभी आप थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा 111 का 111 का क्या होगा, यही 3 ऑप्शन है। तो 111 का सही उत्तर क्या होगा, माधुर। माधुर कहाँ पे होता है, जब आपके हृदय में मधुरता का भाव उत्पन्न हो, जब आपको कोई चीज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता हो, आनंद आता हो, तो वहाँ पे माधुरता का भाव होता है। माधुर गुण होता है, काव्य गुण। तो समझ गए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, यहाँ क्वेश्चन अच्छे समझिएगा। प्रेमचंद के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है, तो देखिए ये तितली जो होगा, ये प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा। ये तितली जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो सेवा सदन और रंगभूमि ये दोनों किनकी रचना है, सेवा सदन और रंगभूमि ये दोनों प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, पर तितली नहीं है। तो सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ था और रंगभूमि का प्रकाशन कब हुआ था, 1925 में। अब आगे चलते हैं, 113 में, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए ये जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये सब चीज़ों को देखिए अलंकार से प्रश्न है, तो अलंकार को अच्छे से पढ़ना है आपको। तो 113 में आपको बताइए जल्दी से, 113 का क्या हो जाएगा, बी, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, ये सब आप देख लीजिए और इसे हम सब विस्तार से आपको हम पढ़ाएंगे। अब आगे चलते हैं, 13 के बाद 14 में, परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद। तो आप बताइए परिच्छेद में कौन सी संधि होगी। तो परिच्छेद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है परि जोड़ छेद, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 114 का सही बताइए जल्दी से आप लोग। इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि। देखिए यहाँ दिख रहा है, तो 106 का क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। अब 15 में चलते हैं, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ये कौन सा अलंकार है बताइए। देखिए जनु मनु, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे जनु मनु इस तरह का जब शब्द आ जाता है ना, मानहू जानहू, तब कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए हम आपको बता दिए, तो अलंकार आपको अच्छे से पढ़ना। देखिए 3-4 प्रश्न अलंकार से भी पूछ दे रहा है। हम भावा में तो बात कर नहीं रहे हैं, सब देखिए दिखा रहे हैं। अशुद्ध भाग देखिए, ये दूसरा अशुद्ध भाग आपके एग्जाम का है, तो अशुद्ध भाग अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिए, ये सब तो अच्छा हो जाएगा आपका। 116 का बताइए अशुद्ध भाग कौन, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये अशुद्ध गलत कौन सा वाक्य है। तो इसमें क्या होगा गलत, 116 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं तो अवश्य ही जाऊँगा, मैं तो अवश्य ही जाऊँगा, ये क्या है, गलत है। ये आयोग का आंसर है, हमारा कहीं मन से नहीं है। जो आयोग जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है ना, वहाँ से मैं सारा उत्तर आपको बता रहा हूँ। मैं तो अवश्य ही जाऊँगा। अब आगे चलते हैं 117 में, पृथ्वीराज रासो। देखिए अब किस काल का कौन सी रचना है, किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखा है, चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, ये आदि काल का है। किस काल का, आदि काल का। पद्मावत किसने लिखा है, किस काल की रचना है पद्मावत, ये भक्ति काल का है। किस कौन काल का है, भक्ति काल का रचना है। किस काल का, भक्ति काल।
पद्मावत 1540 में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? ये रीति काल की रचना है। किस काल की? रीति काल। बिहारी सतसई को किसने लिखा है? बिहारी, रीति काल के कवि हैं बिहारी, उन्होंने ही लिखा है। इसमें 713 से 719 दोहा माना जाता है। इसमें इतना दोहा लिखा गया था, इसलिए इसको सतसई बोला जाता है। मैंने 700 दोहा इसमें लिखा गया था। अब भारत भारती 1912 में लिखा गया रचना, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये जो है आधुनिक काल का रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, ये आधुनिक काल का रचना है। चलिए अब हम लोग सब जान गए यहाँ तक, अब आगे चलते हैं। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? जल्दी से बताएंगे आप, तो बताइए इसमें 118 बताएंगे आप। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजना होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंजना। इसको हम बहुत विस्तार से आपको हम बाद में बताएंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इस सब हम पढ़ाएंगे आपको। 118 का सी हो गया। अब देखिए 119 में चौराहा शब्द में समास। देखिए समास फिर से आ गया आपके पास। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? बताइए, आप खुद से बताएंगे, आप जल्दी से बताइए, ये सब आप बता सकते हैं। द्विगु समास है। 4 राहों का समूह। देखिए चौ आ गया ना, 4, जब संख्या का बोध हो कहीं पे तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। तो समास से भी देखिए आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न थे, ये सब अच्छे से आपको पढ़ना है। तो 119 हो गया दोस्तों। अब 120 पे चलते हैं। दो शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? दो शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? तो ये समास कहते हैं। नहीं कहते दो पदों के मेल से समास बनता है, या दो पदों के मेल के योग को क्या कहते हैं? तो इस तरह से दो शब्दों के संयोग को क्या कहा जाता है? समास। याद रखिएगा इसको। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? जल्दी बताइए आप। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। इसकी भाषा क्या है दोस्तों? अवधी। आपको मैं बताया, और तुलसीदास अवधी में और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। अब समझिए, अवधी में भी लिखते थे और ब्रज में भी लिखते हैं। इनका ब्रज भाषा का कैसे पहचानेंगे? इनका जिस भी रचना में बलि लगा होगा तो वो किस भाषा की रचना हो जाएगी? ब्रज भाषा की। ब से ब्रज, ब से बलि, ऐसे करके बलि जिसमें रहेगा ब्रज भाषा। याद रखिएगा आप। चूना लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चूना लगाना माने बेवकूफ़ बनाना, यही ना होता है चूना लगाना, घाटा लगाना, बेवकूफ़ बनाना। तो 122 का क्या हो जाएगा? बी, बेवकूफ़ बनाना। चलिए अब आगे चलते हैं। कोटिल कुलिस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइए, आप ही लोग बताइए। 123 का इसमें क्या, कौन सा? सम। देखिए सम, सरिस, सा, सी, ये सब जब लगा रहेगा ना तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। जैसे पी पर पात सरिस मंडोला, सरिस यहाँ लग गया, उपमा अलंकार। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो 124 का देखिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बी, यति बोलते हैं। जब छंद को आप पढ़ते, देखिए छंद अच्छे से आप पढ़िएगा, छंद से देखिए 4-5 प्रश्न पूछ दिया गया है। तो क्या यति बोला जाता है? क्या बोला जाता है? यति। जब जहाँ पे हम ठहरते हैं उसको यति बोलते हैं। भाववाच्य है। देखिए बताए थे ना, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, ये आपकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब पढ़ दीजिएगा वाच्य को। 125 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? उससे भाववाच्य माने उससे बैठा नहीं जाता। क्या हो जाएगा इसमें? उससे बैठा। जब नहीं का भाव आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाता है। तो जैसे पत्र लिखा जाता है या श्वेता पुस्तक पढ़ती है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सरल वाक्य का उदाहरण है। एक कर्तृवाच्य का है, सॉरी, कर्तृवाच्य का, उससे बैठा नहीं जाता, कौन वाच्य का होगा? भाववाच्य का। अब भाववाच्य में ध्यान दीजिएगा, कभी भी कर्म नहीं होता है भाववाच्य में। अब कर्म पहचानने का तरीका हम आपको बता देंगे बाद में। अब देखिए दोस्तों, अब 125 तक तो हम आपको बता दिए। 126 से क्या है? आपका गद्यांश है। गद्यांश यहाँ पे कराना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप खुद से गद्यांश कर लीजिएगा, और आंसर भी उसका दिया हुआ है, फाइनल आंसर की आप चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के पास। ओके, जय हिंद, जय भारत।